स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वाटर एंड पीएच ऑफ बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने कहाँ से करना है। ठीक है, तो वाटर एंड पीएच बायोकेमिस्ट्री जो एफएमयू स्टूडेंट्स हैं वो मैम तैयबा के नोट्स से करें। ठीक है, तो मैम तैयबा ने ही उन्हें पढ़ाया है, तो मैम तैयबा के नोट्स से ही करते हैं। ठीक है, तो एफएमयू स्टूडेंट्स मैम तैयबा के नोट्स से करें, और बाकी जो अदर मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली दे प्रेफर इट फ्रॉम सत्या। ठीक है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सत्या से करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो हम सत्या से करते हैं, बाकी सब कुछ के लिए हम हार्पर, लिपिनकोट या मुश्ताक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एफएमयू स्टूडेंट्स की बात करें तो एफएमयू स्टूडेंट्स आप मैम तैयबा के नोट से कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हार्पर पे आते हैं कि हार्पर से वाटर एंड पीएच का आप लोगों ने क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है, वाटर इज एन आइडियल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म डाइपोल्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, अभी आप लोग एफएससी में पढ़ के आए हो, ये फ्रेश होगा आपके माइंड में। वाटर एंड पीएच में नेक्स्ट टॉपिक आपने हार्पर से करना है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के बाद आपने करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट अ स्लाइट बट इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी टू डिसोसिएट। उसके बाद आपने इस हेडिंग से स्टार्ट करना है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से लेकर आपने एंड तक करना है। ठीक है, इसमें आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर वीक एसिड्स हैव ग्रेट फिजियोलॉजिक सिग्निफिकेंस, और फिर नेक्स्ट आएगा द हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ वीक एसिड्स एंड बफर्स। उसके बाद आएगा सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर साल्ट्स, बफर चेंजेस इन पीएच। और उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट पेज पे, एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये टेबल्स एक दफ़ा देख लेने हैं। ठीक है, और ये टेबल्स देख लेने हैं। ठीक है, ये वाले जो टेबल्स हैं ना, इनमें से वैसे एज सच एमसीक्यू भी नहीं आता, तो अगर आप इसे स्किप करना चाहें ना इन टेबल्स को तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो लास्ट पे आपने जिस चीज़ को रीड करना है वो है, पीके वैल्यूज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। दिस इज ऑल अबाउट वाटर एंड पीएच फ्रॉम हार्पर। नेक्स्ट आपने आना है वाटर एंड पीएच फ्रॉम सत्या। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम फर्स्ट ईयर एमबीपीएस में सत्या से करते हैं, तो नेक्स्ट आपने फिर करना है इसको सत्या से। ठीक है, जो बच्चे एफएमयू के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो ऑब्वियसली उनके पास मैम तैयबा के नोट्स नहीं होंगे, तो मैम तैयबा के नोट्स भी जो है ना सत्या ही हम कह सकते हैं कि उसी की कंपाइलेशन ही है। ठीक है, तो जिसके पास वो नोट्स नहीं है वो ये सत्या का चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर है 21। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 21 को फुली रीड करें। ठीक है, तो उसमें वो ये भी रीड कर ले, वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, वाटर इनटेक, ये जो इसके सारे सब हेडिंग्स है ना इनको भी रीड कर ले, जो जिनके पास मैम तैयबा के नोट्स नहीं हैं और वो एफएमयू स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उनका ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डाइटरी इनटेक एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डिहाइड्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं कि वो चीज़ें चैप्टर 21 ऑफ सत्या से जो एफएमयू स्टूडेंट्स ने भी करनी है और बाकी भी सब ने करनी है। ठीक है, तो इसमें अब आते हैं जो सत्या से करना है आप लोगों ने, एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस करना है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बाय द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ बेसिस बाय द बॉडी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें वो है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड बफर्स मोस्टली वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। जो प्रोफ का वाइवा होता है ना तो उसमें मोस्टली एक्सटर्नल भी इंटरनल भी बफर में से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपके ब्लड में कितनी टाइप्स के बफर्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन बफर, और उसके बाद इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाइकार्बोनेट सिस्टम बफर सिस्टम का लिखा हुआ है, और फिर आपको हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो रिटन प्रूफ है ना उसमें आई थी हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपने रेट देनी है ब्लड बफर्स में से ही फॉस्फेट बफर सिस्टम को और प्रोटीन बफर सिस्टम को। ठीक है, अब ब्लड के बफर्स हो गए, उसके बाद हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो बफर्स है ना
तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑफ पीएच रेगुलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो बफर होते हैं वो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बात करनी है रीनल मैकेनिज्म फॉर पीएच रेगुलेशन, किडनी के कौन कौन से बफर्स होते हैं। तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना वो अमोनिया होता है, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो डायग्राम्स है ना इनको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो फिर डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है एससीक्यू में, ठीक है। ये डायग्राम्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना वो ये है एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, इसका ये टेबल और ये जो टाइप्स है ना एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स की, इट में भी एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम हो जाएगी, ठीक है, और अल्कलोसिस में पीएच हाई हो जाएगी ब्लड की। तो एसिडोसिस के फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस कम हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस की बेसिक नेचर होती है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस होती है ना, तो इसकी बेसिक नेचर होती है, इसलिए जब ये कम हो जाएगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। और जब बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। और इसी तरह जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है जब वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और अगर कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो जाए तो ये होगी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी में हमने कार्बोनिक एसिड की बात करनी है, ठीक है, और मेटाबॉलिक में बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। और इसका ये जो टेबल है ना ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। मेजर क्लिनिकल कॉजेज ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स के अगर डायबिटीज मेलाइटस होगी तो वो कौन सी एसिडोसिस होगी, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ठीक है। अगर किसी को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, ठीक है। और इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, जब हम हाइपर वेंटिलेशन होने लग जाए, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा हमारी नंबर ऑफ ब्रीथ्स जो है ना वो बढ़ जाएं, तो इसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। तो जब हाइपर वेंटिलेशन होगी तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको कंडीशंस के नेम पता होने चाहिए। और ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो जब हो जाए हमें निमोनिया हो जाए या फिर हमें हार्ट अटैक हो जाए तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर थ्योरी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, इसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इसको एक दफ़ा रीड कर लें। अदरवाइज इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। जो ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है वो इसका टेबल है, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया है। और एक ये वाला टेबल जो है, ये टेबल इसका इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, जो है ना थ्योरी, तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये टेबल भी करें कि एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स अलोंग विद द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इन प्लाज्मा, ठीक है, वो एसिडोसिस अल्कलोसिस को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसकी कंपेंसेशन बताई हुई है कि अगर हमारे पास मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है तो उसको कंपेंसेट हम कैसे करेंगे। जब कंपेंसेट करेंगे तब हमारी ब्लड पीएच पे क्या इफेक्ट होगा और बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा जब हम इसको कंपेंसेट करेंगे बाय हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। और इसी तरह जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसकी कंपेंसेशन कैसे होगी, जब बाइकार्बोनेट आयंस रिटेन्ड बाय द किडनी। और जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है उसकी कंपेंसेशन कब होगी, हाइपो वेंटिलेशन से, ठीक है, कम वेंटिलेशन से, कम नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट जब होंगी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसकी कंपेंसेशन कैसे होगी, जब बाइकार्बोनेट आयंस एक्सक्रीशन बाय किडनी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कंपेंसेशन कैसे होगी और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा ये करना है आप लोगों ने, ठीक है, ब्लड पीएच पे, बाइकार्बोनेट आयंस पे एंड कार्बोनिक एसिड पे। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको आपने करना है सत्या चैप्टर नंबर 41 से, ठीक है। ये इसका आउटलुक है क्लासिफिकेशन का, क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन का, कि इसकी टाइप्स होती हैं पार्टीशन, क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, अफिनिटी एंड HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और उसके बाद पार्टीशन की फर्दर टाइप्स होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर एंड गैस लिक्विड। उसके बाद पेपर की फर्दर टाइप्स होती हैं, तो इन टाइप्स की डिटेल ना आपने पढ़नी है चैप्टर नंबर 41 ऑफ सत्या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है।
आफ्टर डूइंग द टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद आप लोगों ने करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसकी टाइप्स करनी है, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, और इसकी फिर सब टाइप्स, ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करना है इसमें से, ठीक है। ये पूरा टॉपिक ही करना है, क्रोमेटोग्राफी का पूरा टॉपिक करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा टॉपिक करना है सत्या से। और टेक्निक्स में आपने करना है रेडियो इम्यूनो एसे, रिया, ये पूरी टेक्निक ये टेक्निक आप लोगों ने करनी है सत्या से, ठीक है। और इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा, ये जो टेक्निक्स है ना, और क्रोमेटोग्राफी हो गया, रेडियो इम्यूनो एसे हो गया, एलाइजा हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इनमें से अक्सर पेपर में आ जाता है। ऐसे क्यों, मैं अगर इस पोर्शन से आए ना तो इन टेक्निक्स में से आ जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टूल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच यू हैव टू डू फ्रॉम सत्या ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं मुश्ताक चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। मुश्ताक का चैप्टर नंबर 4 है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स जनरल एस्पेक्ट्स, वॉल्यूम 1 में, मुश्ताक वॉल्यूम 1 में। तो इसमें भी जो है ना बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स या टूल्स, उसमें से इसमें भी है इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके अंदर, और है इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी। तो इट इज़ बेटर के टू वाइडन योर व्यू पॉइंट एंड योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यू कैन आल्सो रीड इट फ्रॉम दिस मुश्ताक इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी इधर दिया हुआ है, ठीक है। थिन लेयर, कॉलम एंड फर्दर हाई प्रेशर, और बाकी साइज एक्सक्लूजन, फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और एलाइजा का भी दिया हुआ है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर आल्सो। नेक्स्ट आप फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो आप मुश्ताक से कर सकते हैं, ठीक है। मुश्ताक से भी एक रीड दे लें इसको। तो बफर अगर आपने अच्छे से सत्या से कर लिया है, हार्पर से कर लिया है, फिर भी अगर आप इससे थोड़ा सा रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको बस एक जनरल सा रीड दें फॉर 10 to 15 या 20 मिनट्स, ठीक है। जनरल सा रीड दें इसको, इट इज़ इनफ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो पीएच मीट्री है ना, ये इसका प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, और कैसे इसमें से पीएच को हम मेजर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने मुश्ताक से करना है वो करना है कोलाइडल स्टेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स करना है, यहाँ से लेके आप लोगों ने इसको आयन एक्सचेंज रेजिन्स तक करना है, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन्स तक करना है, तो इसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एड्जॉर्प्शन आ जाएगी, ठीक है। और ये इफेक्ट्स आ जाएंगे, थिक्सोट्रोपी, इम्बाइबिशन, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडाल इफेक्ट, और म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स, और सॉल्स एंड जेल्स क्या होते हैं, ये आ जाएगा। तो ये जो है ना थिक्सोट्रोपी, इसमें आपने करना है कि टाइप्स ऑफ कोलाइड्स क्या होती हैं, इसमें लायोफोबिक कोलाइड्स होती हैं और लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेक्निक्स कि जिससे हम कोलाइड्स को सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। एफएमयू के टेस्ट में आया था हमें थिक्सोट्रोपी। फर्दर गोइंग इन एसिड बेस बैलेंस, हम इसको लिपिन कोड के चैप्टर नंबर 1 से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको आप लोगों ने करना है टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। बफर में आप लोगों ने करना है, और ये हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के बारे में करना है। इक्वेशन डेरिवेशन ये आया था हमें, इक्वेशन डेरिवेशन प्रोफेसिक्यू में रिटर्न में, ठीक है। और ये बफर यहाँ से करना है आपने, ठीक है। जितना कुछ भी है ना सबसे एक दफ़ा, क्योंकि आप लोग अब फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने हर जगह से रीड करना है, जहाँ जहाँ से भी उससे रेलिवेंट लिखा हुआ है ना वहाँ से, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड टाइट्रेशन, देन आपने रीड करना है एलानीन टाइट्रेशन कर्व को, ठीक है। इसको यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है इस टॉपिक को। इसमें 2 पेजेस हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट आपने हार्पर की चैप्टर नंबर 3 से आपने करना है पीएच एंड बफर के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। pKa वैल्यूज एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ्स ऑफ वीक एसिड्स, ये करना है आप लोगों ने। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के बारे में करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने करना है
पीके वैल्यूज वेरी विद द एनवायरनमेंट, और सोल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स रिफ्लेक्ट देयर आयनिक करेक्टर। चैप्टर 3 ऑफ हार्पर में से आपने यही 3 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, एक ये और ये, ठीक है। लास्ट थिंग इज गिब्स डोन एंड मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, डू इट फ्रॉम Satya Biochemistry. I am sharing its pictures here. This is all. Allah Hafiz.